सही वीडियो में आए हो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बचने वाले हैं। कल तुम्हारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और मैं तुम्हें आज ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली और उसके साथ साथ जितनी पीवाईक्यू की सीरीज निकाली है मैंने, हार्डली 4 से 5 वीडियो होंगी, अगर तुमने वो पूरी देख ली तुम्हें इकोनॉमिक्स में कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर तुम बहुत इजीली बहुत तगड़े मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। अभी जाओ और वीडियो को देखना, ये पूरी वीडियो देखने के बाद। सो हे एवरीबॉडी एंड व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टीम मुंशी। दिस साइड सरस गिरी, और आज भी हम दो पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अब हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूँ, ये दो पीवाईक्यू की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ कल जो मैंने पीवाईक्यू कराई थी उसकी आंसर की आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज है तुम्हारा आखिरी दिन इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ने का, क्योंकि कल है तुम्हारा एग्जाम। तो आज जो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, पहला और दूसरा वाला, ये दोनों की आंसर लिंक यानी आंसर की भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके जरूर देख लेना, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद। फिलहाल करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी डिले और आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है? Under dash exchange rate of system, the central bank of government of the country do not have any authority to interfere in the exchange rate determinants। पढ़ते हैं चलो। पहले फिक्स्ड, देखो फिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड में क्या होता है, गोल्ड्स की टर्म में गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कितनी होगी हमारी करेंसी की वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू। बी है फ्लोटिंग। हाँ, फ्लोटिंग इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्लोटिंग में डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से कि करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी। सेकंड में आते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, डैश इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। बस यही क्लियर हो जाएगा किसकी बात हो रही है, ये मनी सप्लाई की, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ, डिस्पोजिंग ऑफ का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, स्पेंड, स्पेंड करने के लिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसे मनी सप्लाई कहेंगे जैसा मैंने कहा, क्योंकि मनी सप्लाई वो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी होता है जो पब्लिक ने हेल्ड कर रखा है खर्चे करने के लिए। तो सेकंड में यहाँ क्लियर हुआ। थर्ड में आते हैं। थर्ड कह रहे हैं स्टेटमेंट पढ़ो, तो पढ़ते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेटर देन जीडीपी इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ये गलत है, दो सेक्टर इकोनॉमी में। ऐसा इसीलिए क्योंकि दो सेक्टर इकोनॉमी में खाली हाउस होल्ड होता है और एक बिजनेस होता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज से फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रांजेक्शन होती ही नहीं है। और हमें पता है जीएनपी को अगर जीडीपी में कन्वर्ट करना है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है, प्लस एनएफआईए करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अब्रॉड से तो हमारी कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। तो ये हमेशा इक्वल आएंगे, जीएनपी और जीडीपी हमेशा इक्वल आएंगे, तो पहला तब गलत है। सेकंड पढ़ते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अभी तो बताया जीरो होगा एनएफआईए, क्योंकि खाली हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर होगा, फॉरेन कंट्रीज से हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ में आते हैं। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ट्रेड सरप्लस में राइज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द नेशन बिकॉज ऑफ डैश। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेड सरप्लस तब होगा जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स मतलब कम हो। पहला ऑप्शन है राइज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉफी ऑफ जापान, देखो इससे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है हमारा, तो ये ट्रेड सरप्लस में लाएगा हमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ है, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रिजर्व रेशियो फ्रॉम 10 to 25%, कीपिंग द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स कांस्टेंट एट 1000 करोड़, द अमाउंट ऑफ द टोटल मनी क्रिएशन वुड बी। तो ऐसा कह रहा है जो सेंट्रल बैंक है उसने रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो 10 से 25% कर दिया, बढ़ा दिया है, लेकिन जो अमाउंट है इनिशियल अमाउंट वो 1000 करोड़ ही रखी फिर भी। मतलब ये तो बढ़ा दिया 25, लेकिन ये कह रहे हैं अभी भी 1000 ही रहेगा। तो हमसे कह रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन पता करो, 25% 1000 में कितना लगेगा। क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला होता है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, तो वही करते हैं। 1/LRR कितना है, 25%। 25 को हम और क्या लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100, तो दो जीरो है, यहाँ होगा पॉइंट 1 2, पीछे 0.25 आ गया, तो 0.25 यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाई इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट है 1000। तो देखो तुम्हें इजी ट्रिक बताता हूँ, ऐसे पॉइंट में मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। पॉइंट है, इसको आगे इसको आगे, तो ये 25 बन जाएगा, यहाँ तो 25 लिख दो जी। मल्टीप्लाई बाई 1000 भी आ जाएगा ऊपर, लेकिन दो डेसिमल पीछे करा था, ऊपर दो जीरो बढ़ा देना, तो 25 फोर जा ये गया, 4 इंटू 1000, 4000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आंसर है। ये तुम्हें मैंने बहुत जल्दी बताया, समझ नहीं आया कमेंट में बताना यार जरूर, क्योंकि मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से, बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एग्जिबिट्स द प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो हमसे कह रहे हैं कंजम्पशन और खर्चे करने वाली इनकम, डिस्पोजेबल, टैक्स से देने के बाद जो इनकम बचती है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं प्रोपोर्शनल। पहला देखते हैं, एमपीसी डिवाइडेड बाई एपीसी, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने, तो ये काट देंगे। सेकंड है, एमपीसी इज लेस देन एपीसी, नहीं भाई ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा था हमने। थर्ड है, एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी, हाँ ये पढ़ा था हमने।
हमने ये पढ़ा था जब एमपीसी इक्वल हो जाए एपीसी के, तब ये हमें रिलेशन बताता है कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम का, जो होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, उल्टा बोल दिया सॉरी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और इनकम अगर घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगा। नेक्स्ट आते हैं सेवंथ में। सेवंथ कह रहे हैं इन एन इकोनॉमी बीईपी, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, अच्छा, कैन बी डिटरमाइंड व्हेन डैश, कब डिटरमाइंड होगा। देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, बीईपी की बात कर रहे हैं इसमें, ब्रेक इवन पॉइंट तो इसमें होता है कंजम्पशन और इक्वल इनकम के, उसके साथ साथ सेविंग जीरो। सेविंग जीरो क्यों, जितनी हमारी इनकम है वो सब हम कंजम्पशन में यूज कर दे रहे हैं। 100 रुपए है, 100 रुपए की टॉफी खा दे रहे हैं हम, तो हमारे पास सेव करने के लिए कुछ बचेगा क्या, नहीं, तभी सेविंग जीरो होगी। आगे पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू एमपीएस, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं होता है बीईपी में। सेकंड है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, हाँ ऐसा होता है, मैंने अभी बताया कंजम्पशन इक्वल हो इनकम के। थर्ड है सेविंग इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सेविंग जीरो भी होती है, सो तीसरा भी हो गया। लास्ट है एपीसी इज इक्वल टू एपीएस, नहीं ये नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड और थर्ड। ऑल्टरनेटिव हमें दे रखा है सेकंड और थर्ड का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एट में आते हैं, द डैश अकाउंट ऑफ बीओपी रिफ्लेक्ट्स द नेट चेंज इन फाइनेंशियल क्लेम्स। फाइनेंशियल क्लेम यानी लोन बोरोइंग्स, ये सब की बात हो रखी है ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बीओपी में कहाँ आएंगे, कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सा अकाउंट में। देखो लोन बोरोइंग्स कहाँ आते हैं, कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल टिक करो और आगे बढ़ो सीधे। नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इट इज नोन दैट, एपीएस दे रखा है, इनकम दे रखी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है, हमसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करो, तो कैसे करते हैं फाइंड, एक मिनट देखते हैं थोड़ा। एपीएस है, ओके जी, थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, इसमें के निकलेगा हमारा 1/एमपीएस के थ्रू। अब वो कैसे निकलेगा, देखो हमें एपीएस दे रखा है, एपीएस होता है हमारा, सो 0.4 इज इक्वल टू सेविंग्स अपॉन इनकम, इनकम भी दे रखी है 100 है, तो सेविंग हमारी कितनी आ जाएगी, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, सेविंग की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इससे हम सेविंग फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। सेविंग फंक्शन होता है सेविंग यानी 40 इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस सेविंग, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया है, बस माइनस लगा देना है, सेविंग हो जाएगा -10 प्लस बी, बी ही निकालने हमें क्योंकि एमपीएस चाहिए, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई है 100, तो ये आ जाएगा 10, वहां जाके प्लस हो जाएगा 50, 50 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू बी जो है हमारा एमपीएस, सो ये कट जाएगा 0.5, देयरफॉर बी की वैल्यू आ गई 0.5। के की वैल्यू अब निकाल सकते हैं, के होता है हमारा 1/0.5, पॉइंट से मल्टीप्लाई करना अब आ गया है, तो मैं 10/5 में सीधे कर रहा हूँ, 5 2 10, तो 2 इसकी वैल्यू है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं हमसे, एपीसी रिप्रेजेंट द चेंज इन टोटल इनकम विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंज इन टोटल। बहुत सिंपल सा यार, पहला ही स्टेटमेंट पढ़ के मेरे को पता चल गया है कितना सिंपल है, सेकंड भी सिंपल ही है। ये है तुम्हारा होमवर्क में, आता हूँ बड़े क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कोई नेशनल इनकम या कुछ और का। ओके 13 में आ जाओ, एज्यूम द फॉलोइंग फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी दे रखी है, ओके जी एमपीएस है, लेवल ऑफ इनकम, इनकम भी दे रखा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हमें कह रहा है इज द इकोनॉमी इन इक्विब्रिलियम सिचुएशन, जस्टिफाई योर आंसर विथ वैलिड कैलकुलेशन। सो इकोनॉमी ना इक्विब्रिलियम में तब होगी जब हमारा इनकम इज इक्वल हो जाए कंजम्पशन के, सही बात है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाए, इक्विब्रिलियम लेवल होगा, तो वही फाइंड आउट करते हैं हम, कंजम्पशन फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन 25 प्लस बी की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, लेकिन एमपीएस दिया है, और हमें एक चीज पता है, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 होता है, एमपीएस की वैल्यू है 0.1, 0.1 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 0.1 0.9 वैल्यू आ गई एमपीसी की, तो डाल दो 0.9, और इनकम की लेवल है 2000 करोड़, 2000 डाल देते हैं, तो इनकम अगर 2000 है तो कंजम्पशन भी हमारा 2000 निकलना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा, ठीक। तो C इज इक्वल टू 25 प्लस ये हटेगा और माइनस करेंगे 9, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 18 00, 1800 प्लस 25 कितना हुआ, 1825। नो द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इनकम इज नॉट इक्वल्स टू कंजम्पशन, कंजम्पशन 1825 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा जी। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने कर दिया है, और भी दिमाग लगा सकते हो तुम इसमें, क्योंकि 4 नंबर का है यार, एक 4 नंबर इतने के थोड़ी मिलेंगे, इसमें तो 2 नंबर मिल जाएंगे शायद। आगे आते हैं हम, आगे कोई नेशनल इनकम का क्वेश्चन नहीं है क्या, अरे इस बार नेशनल इनकम नहीं दी, चलो फिर इंडियन इकोनॉमी में आते हैं। इंडियन इकोनॉमी में कह रहे हैं ब्रिटेन मेंटेन द मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियंस एक्सपोर्ट, सही बात, आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट वो कह रहा था ब्रिटेन के साथ करोगे, ये तो सही है, and imports while rest of the world was allowed it with a few countries, like कुछ कंट्री के साथ और भी अलाउ करा था, कौन कौन सी कंट्री थी वो पढ़ते हैं, पहला चाइना, चाइना तो बिल्कुल था, फिर श्रीलंका भी था याद हो तो, और पर्शिया जो आज का ईरान है ये भी था, तो तीनों ही आंसर बन रहे हैं, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन 1965
माओ इंट्रोड्यूस द डैश अंडर विच स्टूडेंट्स, बस स्टूडेंट सुनते ही मेरे को पता चल गया आंसर क्या है, तुम्हें भी पता लग जाना चाहिए। एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल दैट ऑपरेट्स मेजरली इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। इसका एक ही आंसर है, बहुत सिंपल सा, अपनी मंडी। ये मैंने पढ़ाया था, तुम्हें याद हो तो। पहला सैंपल पेपर मैंने इतना ही सॉल्व करा है, बाकी का बचा हुआ तुम खुद कर लोगे। हम जंप करते हैं सेकंड पीवाईक्यू में। तो आपके सामने है सेकंड पीवाईक्यू। सेकंड पीवाईक्यू के पहले क्वेश्चन में आता है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे, पहला है इन द एनुअल बजट 2022-23 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 65 करोड़। ओके, सच प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज डैश receipts in the government budget as it leads to dash of the government। अब देखो, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट के पास, जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनको बेच देना। तो बेचेगी तो पैसा आएगा। रोज बेचती है क्या? नहीं, कभी कभार। मैंने तुम्हें बताया था, कभी कभार कोई चीज होती है वो कैपिटल रिसीट में आ जाएगा, और कैपिटल रिसीट में आ रहा है, बेच रही है अपनी इन्वेस्टमेंट, जो भी एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट हो रहा है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स। assertion reason में आओ, the balance of payment is in surplus if autonomous receipts are greater than autonomous payments। तो बिल्कुल सही बात है ये वाली। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में तब होगा जब ऑटोनोमस रिसीट्स ज्यादा हो ऑटोनोमस पेमेंट से। पहला सही है। सेकंड आते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द बीओपी। नहीं भाई, ये जरूरी नहीं है, ये तो गलत है। तो रीजन तो यहाँ गलत हो गया, असर्शन हो गया सही। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ते हैं फिर। द इंड्यूस्ड कंजम्पशन शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। पहला सही है, क्योंकि इंड्यूस्ड कंजम्पशन हमें यही बताता है कि डायरेक्ट रिलेशन है कंजम्पशन और इनकम के बीच। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ये घटेगी, कंजम्पशन भी घटेगा। सेकंड पढ़ते हैं, विद अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। अरे यही तो पर बात बताई, इंड्यूस्ड कंजम्पशन हमें यही बताता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सो वही नीचे कह दे रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ कह रहे हैं, मिस्टर इराक अंसारी, अ टीचर वाज एक्सप्लेनिंग इन हर क्लास अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। शी कोटेड दैट these deposits form a part of M1 measure of money supply and are payable on demand by the commercial banks। Identify the type of deposits she was explaining about and choose the correct alternative। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिमांड की बात हो रखी है तो डिमांड डिपॉजिट ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 टाइम तो नहीं है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही खाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एज पर द आरबीआई फ्रेश रिपोर्ट डेटेड ये डाल रखा है, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। रिकॉर्डेड एंड आउटफ्लो, आउटफ्लो हो रखा है बिलियंस, इतने बिलियन का, मेनली फ्रॉम द इक्विटी मार्केट। तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। सो डी और सी में से होना चाहिए आंसर। उसके साथ मैंने तुम्हें बताया था, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। यहाँ उल्टा कर देना, आउटफ्लो है तो ये डेबिट होगा, डेबिट वट गोज आउट कर देना यहाँ, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। छठे क्वेश्चन में आते हैं। छठा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ते हैं फिर। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज द सम टोटल ऑफ द जीएमवी, यानी ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जीएमवी भी कहते हैं इसे, of all the final goods and services added by all the sectors in the economy during a fiscal year। पहला तो सही है, क्योंकि जीडीपी यही होता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की एडेड वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में, जो फिस्कल ईयर में बन रखे हैं। सेकंड पढ़ते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवीएमपी, इज इक्वल्स टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बिल्कुल सही बात, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जीवीएमपी निकलता है। बहुत सही बात कही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी। अब इसका ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो इंडिकेटेड बाय बी एंड डी। सो बी और डी कौन सा फ्लो कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सो बी में देखो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज इसे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पैसे का तो कोई लेन देन नहीं हो रहा ना, ये रियल फ्लो को दर्शा रहे हैं। ऑप्शन ए खाली रियल फ्लो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Assuming that the following data is given for an imaginary economy। ओके जी, हमसे कह रहे हैं एक्सपोर्ट विजिबल आइटम का इतना है, इंपोर्ट इतना है। ओके जी, 20 21 द बैलेंस ऑफ ट्रेड फ्रॉम 2020-21 डैश बाय द रुपीज डैश करोड़। हमें पता है बीओटी निकलता कैसे है, देखो बीओटी होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना है यहाँ पे को 1000 है, तो 1000 माइनस 1100, ये आ गया माइनस का 100। ठीक है जी, उसके साथ इम्पोर्ट देखो, इम्पोर्ट है 800 का।
सो 800, ओ माफ करिएगा मैंने उल्टा कर दिया थोड़े, तो ये हजार में आते हैं दोबारा से। एक्सपोर्ट है हमारा हजार का, तो हजार माइनस इंपोर्ट कितना है 800 का है, तो 800 यहाँ पे को कर देंगे, तो ये टोटल आ रहा है हमारा 200 का। ओके जी, और यहाँ पे की बात करें 1100 माइनस 850, तो ये हमारा आ रहा है 250। अब देखो इसमें डिफरेंस पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच का कितना हुआ, 50 का तो हुआ, 200 माइनस 250 50, तो 50 में क्या इंक्रीज है प्लस का आ रहा है, सो इंक्रीज 50 आएगा। कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग जनरल प्राइसेस लेवल इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन की बात हो रही है जनरल सी, गवर्नमेंट मे कम अप विद अ सरप्लस बजट टू अचीव द बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ, अरे मैंने अभी तो बताया इन्फ्लेशन की बात हो रही है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, प्राइस स्टेबिलिटी सेकंड ही हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली करेक्ट आंसर। नाइन्थ में आते हैं, सर्टेन रीजन है बीईपी में इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज जीरो। ओह सब पढ़ा रखा है यार ये मैंने, इसके फीचर हैं एपीसी के, नीचे भी वही दिया होगा एपीसी एपीएस के फीचर, ये तुम खुद करोगे। आगे बढ़ते हैं, डैश रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच कैन बी मेट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई इन द इकोनॉमी, इसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये तुम्हारे सिलेबस में अभी है नहीं है, डिटेल में आ रखा है थोड़ा यहाँ, विच कैन बी मेट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई इन द इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, आगे 10th क्वेश्चन भी तुम्हारा होमवर्क है, मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन करता हूँ, जस्ट लाइक ये वाला, नेशनल इनकम का दे रखा है हमसे, कह रहा है एनडीपीएफसी निकालो, तो एनडीपीएफसी तुम्हारा निकलेगा इसमें से एक्सपेंडिचर मेथड, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंडिचर फिक्स्ड दे रखा है, ओके सिंपल सा है देखो। सबसे पहले हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 2000 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1500 का हो गया, उसके साथ साथ नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड है, देखो हमें कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक है क्या कहीं, नेट एडिशन इन स्टॉक, देखो एडिशन है 300 रुपए का, तो एडिशन ना गलत बात होती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये तो पता है ना। अगर एडिशन हो रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा हो रखा है, मतलब अगर ये 100 था तो ये 300 से बढ़ गया है, कह रहे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 400 हो गया, तो माइनस का 300 आ रहा है इसका आंसर, तो यहाँ पे को माइनस लगा देंगे हम, सो माइनस करेंगे यहाँ 300 प्लस ये डोमेस्टिक फॉर्मेशन 1000 का, ये एक ही टर्म है, उसके साथ साथ नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स है क्या कहीं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 700 माइनस 200 500 आ गया, सो ये अगर ऐड करें 2000 3000 3500 4000, 4000 में से हम माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे 700, 4700, 4700 हमारा जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी हमें निकालना है एनडीपीएफसी, सो एनडीपीएफसी होता है एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू 4700 जो जीडीपी एमपी है, ग्रॉस को नेट में करना है, माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन है 250 का है, कर देते हैं 4700 है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे को, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 4700 माइनस डेप्रीशिएशन करेंगे, ओके जी। उसके बाद डी का डी है, पी का पी है, एमपी को अगर एफसी में करना है माइनस एनआईटी करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है 350, तो 300 400 500 600, 600 माइनस करेंगे 4100, इसका आंसर आ गया, इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल था, और इकोनॉमिक्स में तो आते ही इतने सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन अकाउंटेंसी में क्या करोगे भाई, अकाउंटेंसी का भी तो 26 को एग्जाम है, उस समय क्या करोगे, उसके तो न्यूमेरिकल इतने सिंपल नहीं आते, तो भाई टेंशन है मतलब तुम पे, मुझको आ गया तरस, मैं तुम्हारे लिए इसके लिए भी सीरीज निकाल के ला रहा हूँ पीवाईक्यू की, जिसमें हम सब बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, और अभी भी कह रहा हूँ अगर तुमने वो देख लिया तुम्हें अकाउंटेंसी में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सफिशियंट है वो पीवाईक्यू सीरीज तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे कोई और क्वेश्चन है क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे हम, न्यूमेरिकल तो नहीं है, तो भाई ये बचा हुआ पेपर तुम खुद सॉल्व कर लोगे, इसकी आंसर की मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन पूरा पेपर पहले खुद से सॉल्व करना, तब जाना आंसर में, अपने साथ धोखाधड़ी मत करना। और यार इकोनॉमिक्स की क्लास तो हमारी यहीं समाप्त होती है, कल है तुम्हारा एग्जाम, उसके लिए ऑल द बेस्ट, और मुझे पता है यार तुम फोड़ क्या होगे, क्योंकि जो मेहनत तुम अभी दिखा रहे हो ना, भले ही 1 2 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करा है, लेकिन ये मेहनत ना याद रखना कभी खाली नहीं जाती है, खुद पे भरोसा रखना, जो तुमने पढ़ा है उस पर भरोसा रखना, और जिस ऊपर वाले को मानते हो उस पर भरोसा रखना, जो भी तुमने पढ़ रखा है इवन एक लाइन भी पढ़ रखी है ना कहीं से तुम्हारी मदद करने जरूर आएगी वो एग्जाम में, और फोड़ क्या होगे तो मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब हम मिलते हैं तुम्हारे अकाउंटेंसी के एग्जाम के दिन, 19 को रेस्ट करना एग्जाम दे के आओगे, 20 से हमारी अकाउंटेंसी की पीवाईक्यू की सीरीज आएगी, तो स्टे कनेक्टेड विद अस, वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।